तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले लास्ट सैटरडे के लिए माफ़ी, उस दिन कहानी थी नहीं क्योंकि मुंबई से टीम आई हुई थी और लगातार शूट था सुबह से लेकर रात तक, तो कहानी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन आज नए वीक की शुरुआत हो गई है, तो आज से कहानी की फिर से शुरुआत है। आज की कहानी हमारे देश की जो खुफिया विभाग, खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW, इसके जनक जो माने जाते हैं और इंडिया में जिससे कहा जाता सबसे बड़ा अपना जेम्स बॉन्ड के अगर हिसाब से देखें तो वह है रामनाथ काउ यानी कि RN काउ। जासूसी की दुनिया में वो नाम है, ख़ासतौर पर अपने देश में, जिससे शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। जितने बड़े बड़े ऑपरेशन उस दौर में इन्होंने किए और जिस तरीके से इन्होंने रॉ को इस्टेब्लिश किया, सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। उनकी कहानी पता नहीं मैंने सुनाई है कि नहीं, अगर नहीं सुनाई तो कभी उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी किसी दिन अलग से सुनाऊंगा। लेकिन आज जो कहानी है वो जब सिर्फ 37 साल 37 ईयर ओल्ड थे RN काउ, तब उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। एक बड़े ऑपरेशन की जांच करनी थी और ख़ुद चीन के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि वो इस मामले की जांच करें। और नेहरू जी ने तब उस वक्त IB हुआ करता था, रॉ का गठन हुआ नहीं था क्योंकि वो 70s के बाद हुआ। तो उसके डायरेक्टर से कहा था कि आपकी टीम में जो सबसे होशियार, स्मार्ट हो, उस शख्स को इस जांच में मैं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मामला चीन के प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है। और तब उन्होंने बिना सोचे हुए सेकंड में नाम लिया था कि इसके लिए RN काउ से बेहतर कोई नहीं है। और फिर यह मिशन RN काउ साहब को सौंपा गया। तो वो कहानी क्या थी? उस कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 1955। अप्रैल का दूसरा हफ्ता था। इंडोनेशिया में एक जगह है जिसका नाम है बांडुंग। तो वहाँ पर एफ्रो एशियन एक सम्मेलन होना था, और ये सम्मेलन भी कहते हैं जवाहरलाल नेहरू की पहल पर होना था। तो एफ्रो एशियन कंट्री के जो हेड थे उनको इस सम्मेलन में हिस्सा लेना था और शायद 15 अप्रैल से ये सम्मेलन होना था इंडोनेशिया में। तो उसी के लिए तमाम डेलीगेशन, हर देश के अध्यक्ष के साथ साथ एफ्रो एशियन के उनके अपने अपने जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनको भी वहाँ पहुँचना था। उस वक्त चीन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चू एन लाई को भी इस सम्मेलन में पहुँचना था। और वो बांडुंग पहुँचने के लिए उन्होंने एक भारतीय प्लेन, जो कि कश्मीर प्रिंसेस जिसका नाम था, उसको उन्होंने एक चार्टर्ड के तौर पर हायर करने का फैसला किया था। तो चीन के प्राइम मिनिस्टर को इंडोनेशिया में होने वाले एक समिट के लिए एक इंडियन एयरलाइंस, उस वक्त एयर इंडिया की ही थी ये, कश्मीर प्रिंसेस, उसको उन्होंने चार्टर्ड के तौर पर बुक किया और उसमें उनको जाना था। प्लेन पहले से बुक था चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के लिए। और इसके बाद इस कश्मीर प्रिंसेस प्लेन को भारत से ले जाया गया। 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल 1955 को ये प्लेन प्रिंसेस, कश्मीर प्रिंसेस, ये बैंकॉक से होता हुआ हांगकांग पहुंचा और हांगकांग के एक काई टाक एयरपोर्ट है, वहाँ पर ये लैंड किया। अब इसी हांगकांग के एयरपोर्ट से इसी प्लेन में चीनी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाई को बैठना था और उसके बाद उन्हें बांडुंग पहुंचना था। प्लेन वहाँ पहुँचने के बाद जो टेक्निकल स्टाफ, उन तमाम लोगों ने इसकी सफाई वफाई की, प्लेन को चेक किया। मिस्टर DK जटार उस वक्त एयर इंडिया के देश के सबसे अनुभवी, सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलटों में से एक थे, जो इस प्लेन के मेन कैप्टन थे। और उनके साथ थे गोड बोले, उनके को पायलट। और इस प्लेन के जो मेन इंजीनियर थे वो थे AN कार्निक। तो ये लोग भी बड़े खुश थे कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर आज उनकी प्लेन में सफ़र करेंगे और हांगकांग से फिर उनको बांडुंग तक ले जाएंगे, चीन के प्राइम मिनिस्टर को। और उसके साथ डेलीगेशन भी लोग थे कुछ। अब यहाँ पे प्लेन की सफाई वफाई सब रेडी हो गया, बस ये था कि अब कभी भी आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान ये खबर हांगकांग में फैल गई थी कि चीन के प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन प्लेन में सफ़र करने वाले हैं और वो बांडुंग जाएंगे उसी से। अब हांगकांग में बहुत सारे ताइवानी लोग भी थे जो चीन के विरोधी, चीन के प्राइम मिनिस्टर के विरोधी थे। उन तक भी ये खबर पहुंची। चीन इसको लेकर परेशान भी हुआ क्योंकि उसे लगा कि दुश्मन को पता है कि किस प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे चीन और भारत के रिश्तों को ख़राब करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। इधर प्लेन रनवे पे खड़ा हुआ है, चीनी प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार हो रहा है। लेकिन ऐन वक्त पर उसी दोपहर को करीब 1:26 का वक्त था, 1 बजे इन्फॉर्म किया गया DK जटार जो कैप्टन थे कि किसी ख़ास वजह से चीन के प्राइम मिनिस्टर इस प्लेन में ट्रैवल नहीं करेंगे, तो आप इस प्लेन को आप ले जा सकते हैं बांडुंग के लिए। चूँकि इस प्लेन में ऑलरेडी चीनी डेलीगेशन सवार हो चुके थे, तो उनको लेकर और क्रू मेंबर थे, तो अब चीन के प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं बैठने वाले थे। तो जब ये मिला तो फिर प्लेन के पायलट ने कहा कि चलो हम यहाँ से उड़ते हैं। तो इनको सबको सम्मेलन में पहुँचना था बांडुंग। हांगकांग से प्लेन उड़ता है करीब 1:26 पर। इसने हांगकांग के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के बाद सब कुछ ठीक था। लगभग 5 घंटे हो चुके थे और इसको अब इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर लैंड करना था। मतलब करीब करीब शाम के 6:30 बजे, जकार्ता 6:30 नहीं, उसके बाद लैंड करना था। कुल मिलाकर इस प्लेन में 19 लोग थे। इसमें से जो 11 मुसाफिर क्या वो चीनी डेलीगेशन के लोग थे और बाकी क्रू मेंबर थे, जिसमें इंजीनियर भी थे। लगभग 5 घंटा बीता। 1:26 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। लगभग 6:30 बजे का वक्त होगा। तभी अचानक प्लेन के कॉकपिट में एक ज़ोर का धमाका होता है। धमाका होते ही प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है। प्लेन अब भी उड़ रहा है लेकिन इंजन में आग लगी हुई है। प्लेन का बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, प्लेन तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। पायलट ने लगा कि क्या करूं, उन्होंने सारा इन्फॉर्म किया। अब उनका ये था कि अगर इस प्लेन को कहीं समंदर में उतार दें तो शायद जान बच जाए। एक तो प्लेन में आग लगी हुई है, दूसरे इंजन तक भी आग पहुंच सकती है। तो इत्तेफाक से उस वक्त 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन उड़ रहा था। पायलट ने इस प्लेन को समंदर में उतारने की कोशिश की, लगभग उतार भी दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 19 लोगों में से क्रू और जो चीनी डेलीगेशन थे, उनमें से 16 लोगों की जान चली गई, सिर्फ 3 लोगों की जान बची। इनमें जो मेन पायलट थे JK जटार, उनकी भी डेथ हो गई। को पायलट की जान बच गई। इसके अलावा जो इंजीनियर थे, मेंटेनेंस इंजीनियर कार्निक, वो समंदर में प्लेन के बाद तैरते हुए, कहते हैं कि वो करीब समंदर में उन्होंने 6-7 घंटे तक वो तैरते रहे और फिर एक टापू उन्हें दिखाई दिया। उस टापू पर पहुँचे, वहाँ कुछ लोग थे, उनकी नज़र पड़ी। फिर उन्होंने सिंगापुर जा रहे एक ब्रिटेन के युद्धपोतक जहाज़, उस पर उनको सवार कर दिया और इस तरीके से उनकी जान बची और वो वहाँ से निकल गए। लेकिन बाकी तमाम लोगों की मौत हो गई थी। अब ये प्लेन में हादसा हुआ, इस हादसे की खबर हर तरफ फैल गई, क्योंकि हर एक को पता था कि इस प्लेन में चीनी प्राइम मिनिस्टर सवार होने वाले थे। अब ये हुआ कि अगर उस दिन वाकई चीनी प्राइम मिनिस्टर इस प्लेन में सवार होते तो क्या होता। तो फिर यही था कि उनकी जान नहीं बचती, उनकी मौत हो जाती। और मौत होती तो क्या होता, तो फिर ये होता कि चीन और भारत के रिश्ते में खराबी आती, क्योंकि प्लेन जो है वो भारत का था। अब इसके ठीक 3 दिन के बाद इस प्लेन क्रैश, 11 तारीख को था ये, 11 अप्रैल को, 14 अप्रैल को चीन के प्राइम मिनिस्टर, अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर, ये लोग बर्मा की राजधानी उस वक्त रंगून, वहाँ मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात में इस प्लेन के हादसे की बात होती है, इस ब्लास्ट की बात होती है। जब बात होती है तो सीधा सीधी ये था कि इस प्लेन में और कोई बड़ी शख्सियत तो बैठने वाला था नहीं, वो तो चीन के प्राइम मिनिस्टर। तो अगर इसमें धमाका हुआ है तो फिर ये चीन के प्राइम मिनिस्टर को निशाना बनाकर हुआ है। चीन के प्राइम मिनिस्टर ने अब कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी से ये गुजारिश की कि चूँकि ये भारतीय प्लेन था और इसको विस्फोट से उड़ाया गया और अगर मैं बैठता तो शायद बचता नहीं, तो आपको इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और इस जांच का हिस्सा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप इसके लिए जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन है वो करें। नेहरू जी ने उनसे वादा किया। उसके बाद रंगून से नेहरू जी फिर बांडुंग जाते हैं, वहाँ समिट होता है, वापस दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद उस वक्त IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर थे मिस्टर BN मलिक, नेहरू जी उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे इस प्लेन में जो बॉम्ब रखा गया आपने इंडियन प्लेन में, इसकी जांच करने के लिए आपके पास कोई ऐसा तेज़ तर्रार शख्स है, क्योंकि बात इज्जत की भी और बात चीन के प्राइम मिनिस्टर से किया हुआ है वादे की भी है। मलिक साहब ने छूटते ही नाम लिया रामनाथ कौ।
उन्होंने कहा 37 साल का, बहुत ही तेज़ तर्रार होशियार है। उसके बाद उन्हें नेहरू जी से मिलाया गया और फिर कौ साहब को ये जिम्मेदारी दी गई। कौ साहब ने अपने साथ एक और अफसर को रखा जिनका नाम चंद्रपाल सिंह था, और साथ ही एक और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे एयरक्राफ्ट के, उनका नाम विश्वनाथन, उन्हें अपनी टीम में रखा। अब इसके बाद जो 3 लोग हादसे में बचे थे, उन तीनों से कौ और उनकी टीम ने लंबी पूछताछ की। फिर एक लिस्ट बनाई उन लोगों की जो भारतीय इस प्लेन में कहीं ना कहीं जिनसे कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, चाहे वो जब रनवे पे था या फिर सफाई में, टेक्निकल चीज़ों में। उन लोगों से पूरी पूछताछ की। सारी पूछताछ करने के बाद अब उनको फिर एक दिन नेहरू जी ने, ये बांडुंग में उस वक्त समिट चल ही रहा था, तब उसके बाद बुलाया कौ साहब को और फिर चीन के प्राइम मिनिस्टर से मिलवाया। उन्होंने कहा कि ये मिस्टर कौ हैं और ये इस मामले की पूरी जांच करेंगे। तो मिस्टर कौ ने अब तक की जो जांच की थी वो उन्होंने उनको ब्रीफ किया और फिर उसके बाद कहा कि हम इसके आगे की जांच करेंगे। अब इसके बाद इस मामले की आगे की जांच शुरू की गई, लेकिन ये पूरी जो जांच थी, इस जांच में इशू ये आ रहा था कि इसमें कई चीज़ें अलग अलग थी। अलग अलग इसलिए थी कि प्लेन इंडिया का था, मारने की प्लानिंग जो हो रही थी वो चीन के प्राइम मिनिस्टर की, शक आ रहा था ताइवान की खुफिया एजेंसी पर, हांगकांग उधर बीच में और इंडोनेशिया में समिट, तो एक साथ कई देश थे, फिर ब्रिटेन। तो ये हुआ कि मतलब इसमें जो चीज़ें आई थी सारी एग्जैक्टली उसमें ये था कि जब भी इसने उड़ान भरी थी हांगकांग से और वो इंडोनेशिया की समुद्री सीमा में जाकर गिरा, तो दो देश आ गए, पहले हांगकांग फिर इंडोनेशिया। अब ये जो प्लेन जो बनाया था वो अमेरिकन, तो तीसरा देश अमेरिका आ गया। प्लेन का जो मालिक था वो भारत, चौथा हो गया। तो इस तरीके से इसमें ब्रिटेन, इंडोनेशिया, अमेरिका, भारत और चीन के प्राइम मिनिस्टर सवार थे। तो ये सारे इसमें कहीं ना कहीं पार्टी बन गए। अब 5 देश और उसकी जांच करनी है। काओ अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं, उसके बाद वो जांच करने शुरू करते हैं। जांच करने के बाद उन्हें लीड मिलती है। उन्हें पता चलता है कि ताइवान की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है KMT, और ताइवान और चीन के बीच में अक्सर चलता रहता है। तो इस KMT का इसमें हाथ हो सकता है। फिर पता चलता है जब वो पूरी जांच एकदम जासूसी की तरह करते हैं, उसकी एक पूरी लंबी कहानी है, कैसे वो कागजात उस पर रखते हैं। जिस होटल में वो रुके वहाँ, उस होटल में कोई ऐसा लॉकर और वो भी नहीं था कि वो अपने खुफिया डॉक्यूमेंट्स रख सकें। तो कहते हैं कि एक बैग में उस सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो जमा करते थे। वो रात को तकिया के नीचे लेकर रख कर सोते थे, बाथरूम जाते तो वो बैग अपने साथ लेकर जाते। फिर ये भी था खतरा कि उनकी इस जासूसी के बारे में सबको पता है, तो वो रात को अकेले निकलना, घूमना, अनजान लोगों से मिलना, इन सब पर भी एहतियात बरत रहे थे। बल्कि चीन और चीन के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था मिस्टर काओ को कि आपको भी ख़तरा है, तो आपके साथ अपनी सिक्योरिटी रखें। तो इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा था। इधर उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी थी और जांच करते करते आखिरकार काओ पहुँचे उस बॉम्ब तक। तब उन्होंने पता किया कि इस प्लेन में कॉकपिट में जो बॉम्ब रखा गया था, वो बॉम्ब असल में एक ताइवान का सिटीज़न है जिसका नाम है चाओ चू। इसी ने ये बॉम्ब रखा था और इस बॉम्ब को ये ग्राउंड मतलब स्टाफ था चाओ चू, वहाँ इंजीनियरिंग कंपनी का, हांगकांग में। तो कहते हैं कि इस चाओ चू ने उसमें बॉम्ब रखा था। अब चाओ चू कहाँ से आ गया? तो जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि जो ताइवान की खुफिया एजेंसी KMT है, उसके एक एजेंट ने चाओ चू को कांटेक्ट किया और उसे ये पता था कि इसका चीन को लेकर इसका नज़रिया ठीक नहीं है और ताइवानी है। तो उसको पहले ब्रेन वॉश किया, फिर उसको कहा कि 60,000 उस वक्त हांगकांग के डॉलर देंगे तुम्हें बॉम्ब रखने के लिए उस प्लेन में। तो पहले वो माना नहीं, लेकिन रकम इतनी बड़ी थी, फिर वो मान गया। इसके बाद उससे मुलाकात हुई, फिर उसी KMT के एक एजेंट ने बाकायदा उसको एयरपोर्ट तक उस बॉम्ब के साथ पहुंचाया। बॉम्ब एक लिफाफे में उसे एक होटल में दिया गया और फिर वो वहाँ पहुंचा और चूँकि ग्राउंड स्टाफ था, फिर इसने कॉकपिट के नीचे ले जाकर वो बॉम्ब फिट कर दिया। बॉम्ब फिट करने के बाद इसे मालूम था कि आज न कल ये राज खुलेगा। नेक्स्ट मतलब ये बात अप्रैल की है
उसके कुछ दिन बाद मई में, एग्जैक्ट डेट है कि 18 मई की सुबह वो हांगकांग से एक अमेरिकी विमान से ताइवान के लिए उड़ गया, जिस शख्स ने बॉम्ब रखा था, यानी कि चाओ चू ने। ताइवान में पहुंचने के बाद KMT के मेंबर उसको वहाँ पर रिसीव करते हैं, और उसके बाद से आज तक, यानी कि बात 55 की है, हम 2023 में, चाओ चू कहाँ गया, किसके पास है, उसका क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम, किसी एजेंसी को नहीं मालूम। अब इसमें कई बातें हैं। एक तो ये है कि चूंकि KMT को पता था कि अब उसका नाम आएगा, ताइवान की जो एजेंसी खुफिया, और उसे ये भी पता था चाओ चू का अभी नाम आएगा, चेहरा आएगा, तो ये है, हो सकता है कि ताइवान पहुंचने के बाद उसे मार दिया, या ये फिर है कि उसको कहीं पे उन्होंने छुपा कर रखा, फिर ज़माने के कभी सामने नहीं लाए। तो खैर, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें, चाओ का नाम और सब कुछ जब आया और पता चला कि इसके पीछे ताइवान और उसकी एजेंसी है, तो मिस्टर काओ ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसी सिलसिले में वो बीजिंग भी पहुंचे थे, क्योंकि वो बीजिंग, हांगकांग, ताइवान, इन सब देशों का उस वक्त दौरा कर रहे थे इस एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी दूसरे प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद वो बीजिंग भी गए। बीजिंग में जाकर जब काओ ने अपनी सारी रिपोर्ट दी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लाई को, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने उन्हें एक गिफ्ट भी दिया और फिर एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को, और कहा कि ये आपके पास एक बेहतरीन शख्स है, एक बेहतरीन दिमाग और एक बेहतरीन काबिल स्पाई, जासूस, जिसने इस तरीके से काम किया। इसके बाद काओ जब वापस आते हैं इंडिया, तो पहली बार उनका एक हीरो की तरह स्वागत होता है। बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, और 37 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब यहाँ तक तो सारी कहानी पूरी हो गई, लेकिन एक सवाल अब भी रह गया था, और वो ये था कि आखिर ताइवान और उसकी एजेंसी खुफिया KMT, उसने ही ये साजिश रची या उसके पीछे भी कोई और था। तो जब जांच हुई, मिस्टर काओ उनकी टीम ने जांच की, तो पता चला कि जो बॉम्ब कॉकपिट के नीचे लगाया गया था, वो बॉम्ब अमेरिका में बना था। तब यहाँ एक और देश शामिल हो गया। तो फिर ये बात आई, और जो चीन की अपनी एजेंसी, खुफिया एजेंसी, उन्होंने अपनी जो जांच की उसमें ये था कि अमेरिका ने ताइवान के साथ मिलकर चीन के प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की थी, यानी CIA ने मिलकर, अमेरिकी खुफिया एजेंसी, और इसके ज़रिए चीन और भारत के रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन चीन के इस इल्ज़ाम को लेकर चीन के प्राइम मिनिस्टर को मारने की साजिश के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA या उनकी ताइवान के साथ सांठगांठ का कभी कोई सबूत नहीं मिला, सिवाय एक सबूत के कि जिस बॉम्ब को कॉकपिट में लगाया गया था वो अमेरिकन मेड था और अमेरिका में ही बना था। हालांकि प्लेन भी अमेरिका में ही बना था, लेकिन इसके अलावा कभी कोई सबूत मिला नहीं, और ना ही वो चाओ मिला जिसने इस प्लेन में बम लगाया था। तो वो आज भी एक राज है कि वो कहाँ गया। लेकिन ये वो कहानी है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट और तमाम लोग कहते हैं कि अगर सचमुच उस भारतीय प्लेन में, एक अंदाज़ा लगाइए, एक चीनी प्राइम मिनिस्टर को ब्लास्ट में मार दिया जाता, तो उंगली सीधे हिंदुस्तान पर उठती। और चीन के साथ शुरुआत में चीन के साथ अच्छे रिश्ते थे। एक ज़माना याद होगा आपको, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी होते थे, लेकिन फिर चीन बाद में भटक गया, फिर हमसे 62 में जंग भी हुई, और ये बात 55 की, उसके 7 साल के बाद की बात है। तो हो सकता था 62 की जंग पहले ही हो जाती अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता कि एक भारतीय प्लेन में एक चीनी प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता। लेकिन इत्तेफाक से अब यहाँ पे एक ये भी था कि उस प्लेन में आखिर चीन के प्राइम मिनिस्टर बैठे क्यों नहीं, जबकि उनको जाना था, चार्टर किया हुआ था। तो इसके 2 वर्जन आए। एक कि जिस दिन उनको बैठना था उसी दिन मॉर्निंग में उनको अपेंडिक्स का दर्द हुआ और उसके बाद उनकी सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब वो 1-2 दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि समिट में अभी 3 दिन बाकी था। तो इसलिए आने वक्त पर उन्होंने इस प्लेन में ट्रैवल करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। दूसरा वर्जन ये है कि चीनी खुफिया एजेंसी को ये भनक मिल गई थी कि एक भारतीय प्लेन में चीन के प्राइम मिनिस्टर सफ़र करने वाले हैं हांगकांग से वहाँ तक, इंडोनेशिया तक। तो ऐसे में उनके दुश्मन घात लगा कर बैठे हैं और हो सकता है इस प्लेन में कुछ गड़बड़ कर दें, क्योंकि वो प्लेन पूरी तरह से चीन की सुरक्षा एजेंसियों के कंट्रोल में तो थी नहीं, भारतीय एजेंसियों के कंट्रोल में थी। तो उनको ये डर था और इसीलिए उनको ये खबर मिल गई कि गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ऐन वक्त पर चीन के प्राइम मिनिस्टर ने
अपना ये दौरा भारतीय प्लेन में रद्द कर दिया और उस वक्त उनका यही था कि इसके पीछे से आईए का हाथ हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने रद्द किया था। तो वजह चाहे जो भी हो, अगर उन्होंने रद्द ना किया होता तो ना मालूम क्या होता। तो ये एक तो कहानी कि एक इंडियन प्लेट में एक चीनी प्राइम मिनिस्टर को मारने की, और दूसरी एक उभरना हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी में एक शख्स का जिसका नाम रामनाथ काउ या RN काउ है। अगर मैंने किसी दिन नहीं सुनाई है, एक बार सोच लूँगा। तो पूरी कहानी रामनाथ काउ कैसे बने, कैसे हर जासूस के वो आइडियल हैं यहाँ पर, और कैसे रॉ को रॉ बनाने वाले उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। ये पूरी कहानी किसी दिन अगर नहीं सुनाएगा तो तफसील से ज़रूर सुनाऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज वानी सिंह इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वानी। और ये तृप्ति और विनय सिंह जी की बिटिया हैं। साथ ही दिव्या शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्या। और ये कोटा से हैं, एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। साथ ही प्रखर चौहान और प्रबल चौहान दोनों जुड़वा हैं, ट्विन हैं, और 12th को इनका जन्मदिन था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रखर और प्रबल आप दोनों को। और ये भारत सिंह के बेटे हैं। साथ ही रवि यादव, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रवि। और राहुल यादव ने भेजा है। इसके अलावा गुरमीत कौर जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुरमीत कौर जी। और ये जॉली सिंह जी की मम्मी हैं। लिपू रौनी, इनका भी जन्मदिन 11th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे लिपू। साथ ही वर्तिका झा जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सुमीत पंचाल, थैंक यू सो मच, और इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, और वर्तिका जी ने एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा ओम प्रकाश स्वामी, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। शिप्रा दीक्षित जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और भांजी की तस्वीर भी देखी, तो ऊपर वाला हमेशा अच्छा रखे उसे। इसके अलावा अंकित दीक्षित, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो बारी बारी से सभी की फरमाइश पूरी करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।